अच्छा देखिए बेटा, इस अक्टूबर नवंबर 1842 वेरिएंट के जो फर्स्ट 6 क्वेश्चंस थे, मेरा ख्याल है वो हमारे हो गए थे। जी, यहां से बेटा हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि polyurethanes are polymer made by the reaction of diisocyanate with diol। ये डाइओल है, ये डाइआइसोसायनेट है। R1 और R2 बेटा इसमें कार्बन चेन है, ठीक है, डिफरेंट कार्बन चेन्स हैं, इसलिए एक को R1 एक को R2 कह रहा है, और ये इसकी पॉलीमराइजेशन हो रही है, तो ये बन रहा है। आप पहले ना ये सोचें नीचे वाले क्वेश्चन पर आने से पहले कि ये पॉलीमराइजेशन हुई कैसे है, इसमें कौन से ग्रुप कहां पर ऐड हुए हैं। तो जरा देखें बेटा ये कैसे हुआ होगा रिएक्शन। मैं ये लिखता हूं जी पहले यहां पर R1, ये R1 है, इसके साथ बेटा N है, और N के साथ डबल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये है ना, और इस साइड पर भी N डबल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये है जी। और दूसरा बेटा हमारे पास था डायोल R2OH और OH। हम देखते हैं कि हुआ क्या है, पहले ये देखने की कोशिश करते हैं। आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखें ना बेटा, तो ये जो N कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है ना, वो यहां पर नहीं रहा बेटा, है ना, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड खत्म हो गया ना। यस, जो आपको यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नजर आ रहा था, पॉलीमर में वो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड खत्म हो गया है। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि ये जो आपको नाइट्रोजन है, इसके साथ पहले हाइड्रोजन तो नजर नहीं आ रहा ना बेटा, लेकिन आफ्टर पॉलीमराइजेशन ये जो OH का H है, ये इस नाइट्रोजन पर भी आ रहा है, तो दो काम हो रहे हैं। आप अगर इस पॉलीमराइजेशन को देखें तो दो काम हो रहे हैं, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है, और जो डायोल का H है ना, वो नाइट्रोजन पर आ रहा है। ये देखें ना, यहाँ पर जो डायोल का H है वो खत्म हुआ, वो निकल चुका है। ठीक है, अब आपने जो इसका पॉलीमर बनाया वो इस तरह बनाया बेटा, देखें कि ये जो बॉन्ड है ना, ये जो मैं अभी मार्क करने लगा हूँ रेड कलर से, ये वाला, ये बॉन्ड बेटा आगे शिफ्ट होगा। ठीक है, और ये जो बेटा हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के ऊपर आएगा, तो बेसिकली ये काम हो रहा है। ठीक है, अब जरा देखिएगा स्ट्रक्चर इसी तरीके से यहां पर भी होगा भाई, कि ये जो आपको कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, ये बेटा सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा। अब देखिए ये स्ट्रक्चर उसने बनाया है जी, ये सिंगल बॉन्ड, आगे वही आपका C डबल बॉन्ड O N, और मैंने कहा है कि जो अल्कोहल का H है वो नाइट्रोजन के साथ लग रहा है आकर, ये H, और आगे वही R1, फिर N, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, देन बेटा ये जो बॉन्ड डबल बॉन्ड रेड कलर से था, ये सिग्मा में चला गया, ये आ गया, और H तो आगे से उतर गया ना बेटा, H रिमूव हो गया, फिर आगे आपने O लगाना है, O R2O, ये चीज बनी है। तो आपको ये रिएक्शन इसका समझ आ रहा है अब, उसने जो रिएक्शन किया और जो मैंने उसको एक्सप्लेन किया है कि क्या हुआ है। सेम आपने अब यही काम नीचे वाले के साथ, दो काम मैंने आपको बताया करने। पहला काम कि आप कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे, और दूसरा काम कि जो ऑक्सीजन के साथ H है ना, इस H को नाइट्रोजन के साथ लगाएंगे। अब आ जाए नीचे क्वेश्चन पर। नीचे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास जी ये एक पोलीयूरिथेन है, लाइसरा is a polyurethane formed from the diisocyanate P and diol। ये बेटा डायोल भी लिया हुआ इसने, CH2। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, CH2OH एंड CH2OH। क्या काम आपने करना है, देखें, ये कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है,
कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है, और ये जो अल्कोहल का H है ना, इसको नाइट्रोजन पर लगाना है। ये जो अल्कोहल का H है, इसको नाइट्रोजन पर लगाना है। ये काम करना है आपको। गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ P। बेटा देखिए P का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। इन कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। इन कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है। तो आपका फॉर्मूला काउंट कर लें, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 कार्बन हो गए बेटा, ठीक है। ये हाइड्रोजन है बेटा, ये जो मैंने यहाँ मार्क किए हैं, देखिए। तो हाइड्रोजन आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके पास बेटा हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन आपके पास बेटा 2 ही है, नाइट्रोजन भी 2 ही है, ठीक है। अब आ जाए इसके रिएक्शन के ऊपर। रिएक्शन आपको समझ आ जाना चाहिए। अब आप लोग ऐसे खुद ड्रॉ करें बेटा, ज्यादा अच्छा है कि आप लोग खुद भी ड्रॉ करें। कह रहा है ड्रॉ दी रिपीटिंग यूनिट ऑफ लाइसरा। अच्छा, लाइसरा इज अ पॉलीयूरिथेन। तो पॉलीयूरिथेन का उसने आपको ऊपर बता दिया है कि उसमें होता तो इमाइड लिंकेज या सी डबल बॉन्ड ओ एन एच होता है, ठीक है। तो आपने वो इमाइड लिंकेज बनाना है। कैसे बनेगा ये देखिएगा। ये बेंजीन रिंग ऐसी आया, फिर इसके साथ ये जो नाइट्रोजन है ना, ये ऐसे आएगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड टूटेगा और नाइट्रोजन के साथ H लगेगा। H कहां से आ रहा है, ये बेटा अल्कोहल वाले से आ रहा है। और नाइट्रोजन के साथ जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड होगा, और कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O है, ठीक है। अच्छा, ये जो बेटा बॉन्ड मैंने भी एक्सटेंड किया है ना, ये वाला बॉन्ड, ये पता है कहां से आ रहा है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है जो बाहर निकल गया बेटा। अब आगे देखें, CH2, फिर बेंजीन रिंग और N। बेटा N के साथ H लगेगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि एक H ने इधर जाना है और एक H ने इधर आना है, ऊपर बता चुका हूं ये बात। और नाइट्रोजन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा बेटा, और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अब ये कार्बोनाइल जो है ना, C डबल बॉन्ड O, ये आगे इसके साथ बेटा कनेक्ट होगा, इस रिमेनिंग पार्ट के साथ जो डायोल का है। डायोल का रिमेनिंग पार्ट क्या है, तो निकल गया ना, O CH2 CH2 एंड O। ये बेटा आपके पास स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। और इसमें लिंकेज कौन सा है, एमाइड लिंकेज। थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि वो पहले आपको ऊपर समझा रहा है ना, उसने आपको पहले ऊपर समझा दिया है और फिर आपसे वो कह रहा है कि अब आप यही स्ट्रक्चर बनाए। तो मैंने क्या किया बेटा, क्या टेक्निक यूज की कि पहले मैंने इसको खुद समझा कि क्या रिएक्शन हुआ है। तो मुझे पता चला कि नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चला गया है ना। तो वही मैंने रूल यहाँ नीचे भी लगाया। और फिर मुझे ये भी पता चला कि जो डायोल के H है ना, एक H एक नाइट्रोजन पर आ रहा है और दूसरा H दूसरे नाइट्रोजन पर आ रहा है, तो इमाइड लिंकेज बन गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइबर्स ऑफ लाइक्रा आर स्ट्रॉन्ग ड्यू टू द IMF फोर्सेस बिटवीन द पॉलीमर चेन। Complete the table to identify 2 IMF responsible for this property and the group involved. अब देखें, ये NH नजर आ रहा है ना आपको इस पॉलीमर में, जो इसी तरह की दूसरी चेन होगी। अब इसको अगर ऐसे ही बना लें, ये देखें, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव। यहां देखें ये क्या होगा जी, एक परमानेंट डायपोल फोर्स बन रही है, नहीं बन रही। एक तो बन रही है जी आपकी परमानेंट डायपोल फोर्स, है ना। अच्छा, और क्या बन रहा है जी, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी। हाइड्रोजन इज स्लाइटली पॉजिटिव और नाइट्रोजन इज स्लाइटली नेगेटिव। ये आपके पास क्या बन रहा है जी, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है।
अच्छा, और देखें, ये जो आपके बेंजीन रिंग है, दिस इज पोलर पार्ट ना, सॉरी नॉन पोलर पार्ट, तो इसमें कौन सी वेंडरवाल मतलब लंदन फोर्सेस होंगी, वेंडरवाल फोर्सेस। तो आपके पास यहाँ पर काफी ज्यादा फोर्सेस आ रही हैं, वेंडर वॉल फोर्सेस, ठीक है। तो आप बेटा इसमें कोई सी दो फोर्सेस बता दें, वेंडरवाल फोर्सेस बता दें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता दें, या पोलर फोर्स जो है परमानेंट डायपोल फोर्स वो बता दें, लेकिन किसके दरमियान है ये आप लाजमी बताएंगे। तो आपने बता देना जी, एक तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके दरमियान आ रही है, NH के दरमियान, है ना, एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। अच्छा, दूसरी बेटा आप वेंडरवाल फोर्सेस बता दें कि टू बेंजीन रिंग, के बेंजीन रिंग के दरमियान है जी, लंदन फोर्सेस या वेंडरवाल फोर्सेस टू बेंजीन रिंग्स, बिटवीन टू बेंजीन रिंग्स, दो बेंजीन रिंग के दरमियान है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट देखें, ये पार्ट बेटा अब आपके सिलेबस से निकल गया है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं मैं आपको करा देता हूं, लेकिन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, ठीक है। पॉलीमर अब आप उसने बहुत शॉर्ट कर दिया, सिर्फ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पूछता है। पहले जो सिलेबस में आपसे ये पूछता था सिंथेटिक पॉलीमाइड या सिंथेटिक पॉलीएस्टर या कंडक्टिंग पॉलीमर्स या एडहेसिव पॉलीमर्स, सुन ले आसान है। सिंथेटिक कहते हैं मैन मेड को, पॉली एमाइड, एमाइड जिसमें एमाइड लिंकेज हो, तो ये बेटा आपका नाइलॉन हो सकता है या केवलार, दोनों हमने रिएक्शन आपके सिलेबस में है, ठीक है। सिंथेटिक पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर बेटा जो डाई कार्बोक्सिलिक और डायोल से मिलकर बनेगा, तो इसमें जो सिंथेटिक पॉलीएस्टर की एग्जांपल है दैट इज टेरिलीन। टेरिलीन एक पॉलीएस्टर की एग्जांपल है, ठीक है। जिस तरह पॉलीएमाइड की एग्जांपल नाइलॉन है ना, इस तरह पॉलीएस्टर की एग्जांपल का नाम है टेरिलीन। अच्छा, कंडक्टिंग पॉलीमर, कंडक्टिंग पॉलीमर बेटा ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो कि करंट पास कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। इस तरह के कुछ पॉलीमर्स हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। ये पॉलीमर बेटा इस तरह के हैं, देखें इनमें ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरह मूव करते हैं, देखें ये इधर, ये इधर, ये इधर। तो ये जो ऐसे पॉलीमर होते हैं ना, ये जो ऐसे पॉलीमर्स जिनमें जिनमें ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उनमें करंट पास हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप कहेंगे कि पॉली इथाइन या पॉली एसिटाइलिन। अच्छा, एसिटाइलिन जो है ना, इथाइन ही को कहते हैं बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको बता चुका हूं कि आपके सिलेबस में नहीं अब, ठीक है। इसको इथाइन भी कहते हैं, इसी को एसिटाइलिन भी कहते हैं। तो इसमें पॉली इथाइन, पॉली इथाइन पता है क्यों कह रहे हैं कि ये पॉलीमर इथाइन से बनेगा, किससे बनेगा, इथाइन से बनेगा, इसलिए इसको पॉली इथाइन कह रहे हैं। और नॉन सॉल्वेंट बेस एडहेसिव, बेटा बास पॉलीमर ऐसे होते हैं जिनमें स्टिकी नेचर होती है, स्टिकी नेचर, वो इस तरह के होते हैं, देखें स्टिकी नेचर वाले, इनको बोलते हैं इपॉक्सी रेजिन। क्या बोलते हैं, इपॉक्सी रेजिन। तो बस इसको अब आप स्किप कर दें बेटा, मैंने आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे दिया, लेकिन अब सिलेबस में नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्लोरामाइन NH2Cl can be used in the treatment of drinking water to kill bacteria. Excess of chloramine in water is destroyed using UV light. The mechanism is this. Initiation. फ्री रेडिकल क्या होता है, बहुत सिंपल है, ये आपके सामने बने हुए हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, the equation for a possible propagation step in the process is shown. Suggest an equation for a possible termination step in this process. अच्छा, बेटा आपने टर्मिनेशन का स्टेप बताना है जी। फॉर अ पॉसिबल टर्मिनेशन इन दिस प्रोसेस, वो देखिए
ये आपके पास जो इनिशिएशन आपको नजर आ रहा होगा ऊपर, इनिशिएशन में क्या होता है जी, बोथ फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म ना, बोथ फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। ये आपको याद होगा, ये आपने इनिशिएशन में पढ़ा था। इनिशिएशन का ऑपोजिट क्या होता है, जरा याद करें। इनिशिएशन में तो रेडिकल्स बनते हैं ना, तो टर्मिनेशन में क्या होता है, रेडिकल्स रिएक्ट करते हैं। तो आप पता है क्या करें, बस इसका ऑपोजिट कर देंगे। वो कह रहा है कि सजेस्ट एन इक्वेशन फॉर अ पॉसिबल टर्मिनेशन स्टेप, तो आप NH2 डॉट और Cl डॉट इनको आपस में जोड़ दें, बस ClNH2। तो ये देखें, जो इनिशिएशन का ऑपोजिट है दैट इज द टर्मिनेशन, ठीक है। ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। निम्रा जो उसने इनिशिएशन बताया बेटा उसी को ऑपोजिट करेंगे, बाकी तो हमें नहीं पता कि इसमें और कौन सा मतलब पॉसिबिलिटी हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन जो इनिशिएशन वाली पॉसिबिलिटी है, जो इनिशिएशन वाला रिएक्शन किया उसी को ऑपोजिट करेंगे, सबसे बेस्ट वही है बेटा। ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ NH2Cl, शो आउटर इलेक्ट्रॉन ओनली। बेटा डॉट एंड क्रॉस से पहले आपको मैंने पहले भी बताया होगा कि आप इस तरह कर लिया करें, इनकी बॉन्डिंग देख लिया करें किस तरह किस तरीके से। अब इनके बेटा डॉट एंड क्रॉस बनाए, 1 2 3 4 5, यहाँ आ गया, और ये क्लोरीन आ रहे बेटा इधर। ठीक है, state the hybridization of the nitrogen atom and suggest HNCl bond angle in NH2Cl। पहले देखें हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक फॉर्मूला मैंने बच्चों को बताता हूँ, वो सुन लें। नंबर ऑफ अटैच एटम्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। आपने जब भी हाइब्रिडाइजेशन देखनी है इसको देखना है जी, तो नाइट्रोजन की देखनी है तो नाइट्रोजन के साथ अटैच एटम्स कितने हैं बेटा, नाइट्रोजन के साथ जो अटैच एटम्स है वो 3 है, एक हाइड्रोजन, एक दूसरा हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। लोन पेयर कितने हैं बेटा, एक। आंसर क्या आ रहा है, 3 + 1 4। बस जो आंसर आएगा ना, इसका मतलब है कि उतने ऑर्बिटल मिक्सिंग में इन्वॉल्व है। जो आंसर आएगा ना आपके पास 4 या 3, इसका मतलब होगा कि उतने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में इन्वॉल्व है। तो आंसर आ रहा है 4, इसका मतलब है नाइट्रोजन के 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो 4 में से जो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 एंड 2p3, तो ये आउटर शेल है। इसका मतलब एक s होगा और 3 p के ऑर्बिटल होंगे, sp3, एक s और 3 p। तो नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज है, और जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो उसमें बेटा 3 एंगल आपके पास हो सकते हैं, 109.5, 107, 104.5। 109.5 कब होगा, जब नो लोन पेयर। 107 कब होगा, जब एक लोन पेयर होता है। और 104.5 कब होगा, जब 2 लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ पर बेटा देखें, आपके पास एक लोन पेयर है तो 107, क्या एंगल आएगा, 107। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। Some values for the standard enthalpy change of formation and entropies are given below। फॉर्मेशन की वैल्यूज बेटा उसने किलो जूल में दी है, एंट्रोपी की वैल्यू जूल्स पर केल्विन पर मोल में दी है, ठीक है। और ये आपको फॉर्मेशन बताया हुआ है कि NH2Cl जब अपने एलिमेंट और हाफ Cl2, फॉर्मेशन यही होता है ना कि एक मोल कंपाउंड जब बनेगा फ्रॉम इट्स एलिमेंट से बनेगा, राइट। इस तरह NH3 जब अपने एलिमेंट से बनेगा तो ये एनर्जी है। N2H4 हाइड्राजीन जब अपने एलिमेंट से बनेगा तो कितनी एनर्जी चेंज आ रही है, +95। और HCl की फॉर्मेशन बता रहे हैं -92। सबसे पहले एंट्रोपी की डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, मेजर ऑफ डिसऑर्डर, इट्स अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर। बेसिकली इसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, लेकिन आपने फिलहाल मार्क्स के लिए जो डेफिनेशन लिखनी है वो इट्स अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर इन अ सिस्टम। अच्छा अब देखें, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज
फॉर दिस रिएक्शन। अच्छा, अक्सर बच्चे यहाँ ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, सर उसने तो यहाँ पे हमें बताया नहीं है कि ये टोटल एंट्रोपी निकालनी है, ये सिस्टम की। तो भाई जब उसने रिएक्शन लिख दिया तो इसका मतलब है सिस्टम की एंट्रोपी, और सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगा, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की एंट्रोपी को माइनस कर दें। आप देख सकते हैं पूरी इक्वेशन में एक एक मोल यूज हो रहा है, तो इसलिए आपको यही वैल्यूज लेनी है, किसी वैल्यू को टाइम्स 2 नहीं करना। तो चेंज इन एंट्रोपी आपने निकालना है। तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी में हाइड्रोजन आ रहा है +237, HCl आ रहा है +187, माइनस करना है आपने NH2Cl आ रहा है 241 और NH3 आ रहा है 198। पर इसका डिफरेंस निकाल लें तो आपके पास एंट्रोपी आ जाएगी। ये आ रहा है, ठीक है, 15.0 जूल्स पर केल्विन पर मोल। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन। रिएक्शन किधर है जी, ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये ले जी। अब आ जाइए बेटा कैसे करेंगे जी, देखें फॉर्मेशन दिया हुआ है उसने। आपको पता है मैं साइकिल ही बनाता हूँ जब भी मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, चाहे एक नंबर ही क्यों ना हो। आप है साइकिल बना रहे हैं तो आसान हो जाएगा। लेकिन जब भी फॉर्मेशन दिया हो ना बेटा, तो नीचे आप एलिमेंट्स लिख दें, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ठीक है। और ये आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, या आपके पास ये एक ट्राइंगल बन गई। NH2Cl की फॉर्मेशन कितनी बता रहा था जी, 80.1। NH फॉर्मेशन कितनी बता रहे थे जी, -45.9। N2H4 की फॉर्मेशन कितनी बता रहा है जी, +95.4। और HCl की फॉर्मेशन कितनी बता रहा है जी, -92.3। अब बेटा आप क्या करें जी, इसको सॉल्व कर लें। ये आपका स्टार्टिंग होगा, और ये आपका बेटा फाइनल है। स्टार्टिंग से फाइनल तक देखें, एक रूट ये बन रहा है और सेकंड रूट बेटा ये बन रहा है। 80.1, 45.9 delta H naught of reaction is equal to 95.4 - 92.3। तो ये बेटा आपने निकालना है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी, ठीक है, इसको कैलकुलेट करें, आंसर आ जाएगा। देखें क्या आंसर आ रहा है बेटा, जरा मुझे बताइएगा, इसको सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है, मार्क्स स्कीम से मत देखिएगा बेटा, इससे देख के बताएं क्या आंसर आ रहा है। हरिए बेटा हरिए, -31.1, ठीक है। अच्छा आगे देखें, आपने डेल्टा जी बेटा निकालना है अब, डेल्टा जी। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डॉट डेल्टा एस। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच तो अभी आपने निकाला ना, -31.1 माइनस टेम्परेचर कितने है जी, टेम्परेचर उसने दिया होगा, देखें। हाँ, अब जरा देखें बेटा, उसने टेम्परेचर अगर नहीं भी दिया तो आप देखें उसने ये वैल्यूज जो है ना आपको एंट्रोपी की स्टैंडर्ड कंडीशन पर दी है, मतलब 25 डिग्री पर। तो ये क्या बनेगा जी, 298 केल्विन, है ना, 298 केल्विन, क्योंकि उसने आपको ये जो वैल्यूज हैं ये
स्टैंडर्ड कंडीशन पर दी हुई है ना, नॉट मीन स्टैंडर्ड कंडीशन 25 डिग्री, तो 25 डिग्री को आप केल्विन में ले जाएं तो दैट इज 298 और इनटू, कहां दिया हुआ है बेटा, हाँ ये दिया भी हुआ है, शाबाश, दिया भी हुआ है टेम्परेचर। अच्छा, और डेल्टा एस कितना है जी, डेल्टा एस, डेल्टा एस आप ऊपर निकाल चुके हैं बेटा, -15 ना, तो ये आप डेल्टा एस निकाल चुके हैं। लेकिन बेटा ये बात देखें कि डेल्टा एस की यूनिट है वो जूल्स पर केल्विन में आ रही है, आपने डेल्टा जी निकालना है किलो जूल्स में। तो ये जो बेटा आप -15 यहाँ पुट करेंगे ना अभी, देखिए इसको ऐसे कर लेते हैं, गलती से बचने के लिए इस तरह कर ले, ये बाहर भी बेटा माइनस है, ठीक है। अब आप इस तरह करें जिसको सॉल्व करें, शाबाश, कैलकुलेटर में डाल के इससे सारे नंबर को सॉल्व कर ले, मुझे जल्दी से आंसर बताइएगा क्या आ रहा है। देखिए ये आंसर आ रहा है बेटा, चेक कीजिएगा, ठीक है। अब आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, इट मींस कि रिएक्शन इज, आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, इट मींस रिएक्शन इज फिजिबल, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन फिजिबल होगा। अब अगला जरा क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू डेल्टा जी व्हाई दिस रिएक्शन बिकम लेस फिजिबल एट हायर टेम्परेचर। देखिए इस तरह बहुत कम होता है वैसे, कि आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो रिएक्शन लेस फिजिबल हो जाएगा, नहीं होगा, और टेम्परेचर कम करेंगे तो रिएक्शन होगा, है ना, इस तरह की चांसेस कम होते हैं। लेकिन बास रिएक्शंस हैं इस तरह के जिसमें आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो रिएक्शन होगा ही नहीं, जितना टेम्परेचर कम करेंगे रिएक्शन उतना रेडीली होगा। तो आपने विद रेफरेंस टू डेल्टा जी बताना है, तो जरा देखिएगा इक्वेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डॉट डेल्टा एस। आपको ये पता है ना रिएक्शन फिजिबल कब होता है बेटा, जब डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, रिएक्शन इज फिजिबल, रिएक्शन इज फिजिबल। अब बेटा देखें, ये डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच। अच्छा, डेल्टा एच आपके पास क्या आ रहा है बेटा, डेल्टा एच नेगेटिव में, डेल्टा एच किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। अब ये बात देखें कि आपके पास डेल्टा एस किस में आ रहा है बेटा, डेल्टा एस नेगेटिव में आ रहा है या नहीं आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। अब देखिएगा बेटा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, मतलब 298 केल्विन के बजाय 398 करते हैं, तो वो 398 बेटा जब डेल्टा एस से मल्टीप्लाई होगा तो एक बिगर वैल्यू आएगी ना, या चले इसको ऐसे समझ ले, माइनस को भी आपने जरा समझना है, तो फिलहाल मैं माइनस को बाहर रखता हूं अभी आपको समझाने के लिए, ऐसे कर लेता हूं बेटा। आप जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जितना आप टेम्परेचर बेटा बढ़ाएंगे, मेरी बात गौर से सुनिएगा, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपके पास ये वैल्यू उतनी ज्यादा नेगेटिव होगी या नहीं होगी, टी डॉट डेल्टा एस, क्योंकि डेल्टा एस ऑलरेडी नेगेटिव है, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से टी डॉट डेल्टा एस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे जी, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो बेसिकली मैं कहने यही चाह रहा हूं कि आप जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, टेम्परेचर के बढ़ाने से जो टी डॉट डेल्टा एस है, जो आपका टेम्परेचर के बढ़ाने से बेटा ये जो टी माइनस टी डॉट डेल्टा एस है ना, ये आपका असल में मोर पॉजिटिव हो जाएगा। टेम्परेचर के बढ़ाने से ये माइनस टी डॉट डेल्टा एस विल बी मोर पॉजिटिव, और अगर ये मोर पॉजिटिव हो जाएगा तो ये डेल्टा एच के इफेक्ट को कट डाउन कर देगा ना, और आपके पास डेल्टा जी का नेट आंसर क्या आएगा, फिर पॉजिटिव में आएगा। तो बताए रिएक्शन फिजिबल तो ना हुआ ना एट हायर टेम्परेचर। इसके ऑपोजिट सुने, अगर आप जितना टेम्परेचर कम करते हैं, सपोज आप टेम्परेचर कर रहे हैं कम, जब आप बेटा टेम्परेचर कम करेंगे तो डेल्टा एस के साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई होगा वो कम कम वाला फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये माइनस टी डॉट डेल्टा एस क्या हो जाएगा, लेस पॉजिटिव हो जाएगा, लेस पॉजिटिव। अच्छा, आप लोग अगर ये समझ नहीं आ रहा कि सर पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं, तो बेटा डेल्टा एस भी नेगेटिव है
और T भी नेगेटिव है, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अब ये सोचें कि T की वैल्यू बड़ी होगी तो T डॉट डेल्टा एस मोर पॉजिटिव आएगी, जो डेल्टा एच को कैंसिल करेगी, इसलिए नेट आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा एंड रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कंपेयर एंड एक्सप्लेन द बेसिसिटीज ऑफ अमोनिया, इथाइल एमाइन एंड फिनाइल एमाइन। पहले देखें, बेस स्ट्रॉन्ग वो होती है ना कि जो रेडिली प्रोटॉन को गेन करे। स्ट्रॉन्गर बेस कौन सी है? जो रेडिली प्रोटॉन को गेन करे। अब देखें इथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन में ये जो अल्काइल ग्रुप है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ा रही है ऑन नाइट्रोजन। अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना, तो इट इंक्रीजेस द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। सो इथाइल एमाइन में जो नाइट्रोजन है वो रेडिली प्रोटॉन गेन करेगा। देन बेटा अमोनिया आएगा। क्यों? क्योंकि अमोनिया के केस में जो लोन पेयर है ना बेटा, उसकी अवेलेबिलिटी ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है। ना वो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं ना वो कम कर रहे हैं। लेकिन फिनाइल एमाइन को जरा सुने, वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। फिनाइल एमाइन, फिनाइल एमाइन बेटा ऐसे है, मैं इसके अंदर रिंग के बजाय अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करता हूं आपको समझाने के लिए। ये जो लोन पेयर नजर आ रहा है आपको नाइट्रोजन के ऊपर, ये पता क्या करेगा? ये लोन पेयर इधर आएगा रिंग के अंदर। ये स्ट्रक्चर जो मैं बना रहा हूं, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन वर्डिंग आपके सिलेबस में। देखिए क्या हुआ कि नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर था ना, ये बेटा यहां पर आ गया कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान, जिसकी वजह से कार्बन ने अपना पुराना वाला पाई बॉन्ड तोड़ दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये लोन पेयर है जो रिंग के अंदर घूम रहा है, दिस इज द लोन पेयर जो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। अब जरा बताएं, इस अरसे में जब ये लोन पेयर रिंग के अंदर घूमना शुरू हो गया है, इस अरसे में क्या नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है? अब क्या नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है? नहीं है। तो बेटा असल में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो डीलोकलाइज हो गया इनटू द रिंग, रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो गया। और आपको पता है बेस होने के लिए लोन पेयर का होना मस्ट है, अगर लोन पेयर नहीं है तो बेस नहीं है। तो इसलिए आप क्या कहेंगे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है? इथाइल एमाइन। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होने की क्या रीजन, आप क्या बताएंगे? कि इन इथाइल एमाइन देयर इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप व्हिच इंक्रीजेस द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। और फिनाइल एमाइन में बेटा आप क्या बताएंगे? फिनाइल एमाइन में आप ये बताएं। अच्छा, बात बच्चे कह रहे हैं कि मार्क्स की में तो बड़ी मुश्किल वर्डिंग लिखी है कि पी ऑर्बिटल जो है वो पता नहीं डीलोकलाइज हो रहा है। नहीं, आपको बिल्कुल सिंपल रखें, वो ये कि आप जरा लिख लें बेशक कि लोन पेयर इन फिनाइल एमाइन, द लोन पेयर on nitrogen atom becomes delocalized into the benzene ring. So the availability of lone pair on nitrogen decreases, so it will not gain the proton readily. फिर सुन ले मैंने क्या लिखा है बेटा, क्योंकि ये वर्डिंग बाज दफा मार्क्स स्कीम में सारे पॉसिबिलिटीज लिख देता है। बाज दफा एक लिखा होगा तो एक बच्चा मुझे मैसेज कर रहा है कि मार्क्स स्कीम में तो पी ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। तो आप सिंपल रखें और ये बताएं कि lone pair in phenylamine, the lone pair on nitrogen atom becomes delocalized into the benzene ring, into the benzene ring। देखिए आपने बात दफा देखा होगा कि वो इस तरह का एरो भी ड्रॉ कर रहा होता है, देखें ऐसे। इसके एरो का मतलब होता है लोन पेयर अंदर बेंजीन की तरफ जा रहे हैं। तो लोन पेयर becomes delocalized into the benzene ring, hence the availability of lone pair on nitrogen atom decreases। ठीक है, so it will not gain the proton readily। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है पेपर खत्म हो जाएगा। यस, जल्दी से इसको फिनिश करते हैं बेटा। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज द पीएच एट व्हिच एन अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज अ ज्वीटर आयन। अच्छा, ऊपर एक और भी रहता है जी। यूज दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा बुकलेट टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डाइपेप्टाइड, ग्लूटामिक एसिड एंड सिस्टीन। अच्छा बेटा, ग्लूटामिक एसिड में आपको बस यहीं से बना देता हूँ, ये देखिएगा। ग्लूटामिक एसिड बेटा ये होता है, देखें ये सी है,
COOH, ये NH2, ये H, CH2, COOH। दिस इज ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। सिस्टीन क्या होता है जी, मैं बताता हूँ आपको, इसमें R क्या है। सिस्टीन के अंदर R है CH2SH। आपने डाइपेप्टाइड बनाना है तो क्या करेंगे, देखें, कार्बोक्सिलिक से OH निकालें, एमाइन से H निकालें, बस खत्म। और जो अब मैं लिख रहा हूं ये आपका आंसर है जी। NH2 C CH2 CH2 COOH H C double bond O NH CH CH2SH COOH। बेटा आपको सिर्फ ये बनाना है बस, साथ में वाटर निकलेगा, ठीक है। दिस इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब अगला क्वेश्चन देखें। The isoelectric point is the pH at which an amino acid exists as a zwitterine. The isoelectric point of glutamic acid is this. अच्छा देखें, isoelectric point क्या होता है, जिसमें आपका जो अमाइनो एसिड है वो ज्विटर आयन के तौर पर बिहेव करे, मतलब वो डायपोलर आयन हो, ये कहना चाह रहा है कि सर ग्लूटामिक एसिड है ना। नहीं, ग्लूटामिक एसिड में आप अगर देखें ना तो आपके पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, लेकिन बेटा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पता है क्या होता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट होगा, मतलब एक स्पेसिफिक पीएच पर वो पॉइंट कि जिसमें अमाइनो एसिड आपका ज्विटर आयन के तौर पर बिहेव कर रहा है। ज्विटर आयन कहते हैं डायपोलर आयन को, मतलब एक कार्बोक्सिलिक अपना HN रिलीज करेगा और दूसरा बेसिक पार्ट उसको गेन कर लेगा। पता है क्या होगा, ये होगा जी, यहां से कार्बोक्सिलिक ने HN को लूज किया, ये नेगेटिव, और ये जो अमाइनो ग्रुप आपको नजर आ रहा है ना, ये इस प्रोटॉन को गेन कर लेगा। अच्छा, दूसरे को कुछ नहीं होगा, दूसरा एज इट इज रहेगा कार्बोक्स, देखिए आयोनाइज नहीं होगा। तो ज्विटर आयन की निशानी ये होती है, उसमें ओवरऑल नेट चार्ज इज 0। ओवरऑल नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो ये तो बेटा ज्विटर आयन, ये क्या है बेटा, ज्विटर आयन। और ये ज्विटर आयन किस पीएच पर बना हुआ है, एट 3.2। 3.2 पीएच पर ना बेटा, 3.2 पीएच पर जो आपका ग्लूटामिक एसिड है वो इस फॉर्म में होता है। ये बात समझ आ गई। और इसी तरीके से वो कह रहा है कि सिस्टीन जो है ना, ये भी ज्विटर आयन के तौर पर बिहेव करता है, लेकिन ये पीएच 5 पर बिहेव करता है। तो सिस्टीन कैसे होगा जी, ये आपका सिस्टीन है, पीएच 5 पर, ये भी आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट। अच्छा, अब कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ डाइपेप्टाइड, 3 चीजों का मिक्सचर, अ मिक्सचर ऑफ डाइपेप्टाइड मतलब ग्लूटामिक और सिस्टीन जो ऊपर बनाया, एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, और जिनसे ये डाइपेप्टाइड बना है, मतलब ग्लूटामिक एसिड एंड सिस्टीन, उसको आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में रखा, और इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में जो बफर है उसकी पीएच है 5.2। द रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। अच्छा देखें, आपने इनको, मतलब ग्लूटामिक एसिड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ज्विटर आयन के तौर पर बिहेव कर रहा था एट 3.2, आपने उसकी पीएच 3.2 से बढ़ाकर कितनी की है, 5.2 की। मतलब मुझे ये बताएं बेटा, ये आपका है ग्लूटामिक एसिड, दिस इज ग्लूटामिक एसिड, और ये 3.2 पर ज्विटर आयन के तौर पर था। आपने इसकी पीएच बढ़ाई 3.2 से कितनी की है, क्योंकि आप इसको ऐसे जेल में लेकर आ रहे हैं जिसकी पीएच 5.2 है, तो पीएच बढ़ाई ना आपने बेटा इसकी। तो जब पीएच बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जरा गेस करें। एच आइन नहीं, आप मतलब OH आइन आपने बढ़ा दिए या नहीं बढ़ाए। अगर पीएच 3.2 से 5.2 हो रही है तो आप कौन से आइन बढ़ा रहे हैं बताएं, एच आइन या OH आइन, OH आइन बढ़ा रहे हैं। तो बताएं बेटा, अगर सोल्यूशन में OH आइन बढ़ेंगे तो OH आइन क्या करेंगे जी, इस ग्लूटामिक एसिड के साथ कहां से H आइन को निकालेंगे। ये जो OH आइन बेटा आपने ऐड किए हैं ना, ये OH आइन इस अमोनियम से, ये जो NH3+ है, यहां से H आइन को निकाल लेंगे, और ये आपका NH3+ इस फॉर्म में आ जाएगा, देखें NH2 हो जाएगा, और अपना H+ रिलीज करेगा, और ये H+ OH से रिएक्शन करके वाटर बना देगा। अब मुझे ये बताएं कि pH 5 पर ये आपका ग्लूटामिक एसिड हो गया,
इसके ऊपर जरा नेट चार्ज देखें क्या आ रहा है, pH5 पर क्या नेट चार्ज है, माइनस, सो इट विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो ये किधर मूव करेगा जी, ग्लूटामिक एसिड तो इधर मूव करेगा पॉजिटिव की तरफ। अच्छा दूसरा देखें, सिस्टीन, पर सिस्टीन आपका ज्विटर आयन के तौर पर एक्ट कर रहा था एट pH5। उसने इस अमाइनो एसिड को उठाकर इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में रखा जहां पर pH कितनी थी 5.2। बेटा 5 और 5.2 में ना कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, 5 से वो किस में लेके गया 5.2 में। तो आप कहेंगे कि 5.2 पर भी ये तकरीबन इसी तरह बिहेव करेगा, एज अ ज्विटर आयन ही बिहेव करेगा, 5.2 pH पर भी ये ज्विटर आयन के तौर पर ही बिहेव करेगा। या अगर आप ये कहते हैं नहीं सर pH तो बढ़ी है, OH आयन तो बढ़े हैं, तो ठीक है, आप इसको यहां से H आयन को रिलीज करवाएं, NH3 की जगह NH2 कर दें। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जो सिस्टीन है ना, सिस्टीन ये बहुत स्लाइटली मूव करेगा। तो ये G जो है, क्योंकि नेट चार्ज तो इसके ऊपर हो गया नेगेटिव, नेट चार्ज क्या नेगेटिव, तो इसने मूव करना है पॉजिटिव की तरफ। लेकिन सिस्टीन आपका बेटा ये होगा इस केस में, देखें ये सिस्टीन होगा G। क्यों, ये क्यों बहुत थोड़ा सा मूव किया बेटा, ये इसलिए थोड़ा सा मूव किया है क्योंकि आपने इसकी pH चेंज नहीं की है, 5 से 5.2 पे गया, तकरीबन ये ऑलमोस्ट ज्विटर आयन के तौर पर ही बिहेव कर रहा था, इसलिए ये थोड़ा सा मूव करेगा। ठीक है, तो अब आपने बताना है स्पॉट E क्या है, F क्या है और G क्या है। पर देखिए एक तो इसमें था डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड तो आपको पता है बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है ना, जितना मॉलिक्यूल का साइज बिगर होता है वो उतना स्लोली मूव करता है बफर जेल के ऊपर, तो ये तो बेटा आपका स्लोली मूव करेगा। देखिए एक G तो आपने बता दिया ना, G इज सिस्टीन, G तो आपको पता चल गया कि ये सिस्टीन है। कैसे पता चला कि इसकी pH चेंज नहीं हुई, 5 से 5.2, तो ये तकरीबन आपका क्या किस तौर पर बिहेव कर रहा है, ज्विटर आयन के तौर पर बिहेव कर रहा है। मसला है E और F में, तो ग्लूटामिक एसिड जो है वो मॉलिक्यूलर साइज उसका छोटा है ना बेटा, दिस इज द ग्लूटामिक एसिड, तो ये सबसे आगे होगा, E इज द ग्लूटामिक एसिड। और F क्या होगा आपका, ये डाइपेप्टाइड, देखें ये तो बड़ा मॉलिक्यूल है, तो F इज द डाइपेप्टाइड, ये डाइपेप्टाइड है ग्लूटामिक और सिस्टीन, ये ठीक है बेटा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या आपने देनी होगी, पर एक्सप्लेनेशन आप ये दे देंगे कि जो सिस्टीन है मूव द लीस्ट, ये लीस्ट मूव करेगा बिकॉज इट एग्जिस्ट एज अ ज्विटर आयन ऑलमोस्ट न्यूट्रल, ये बेटा तकरीबन न्यूट्रल ही रहा है, क्योंकि ज्विटर आयन न्यूट्रल होते हैं ना। अच्छा ग्लूटामिक एसिड जो है, अच्छा इसमें आपने कंपैरेटिवली बेटा बताना होगा, आप बताएंगे कि ग्लूटामिक एसिड का जो MR है वो स्मॉलर MR है, स्मॉलर MR, सो मूव फास्टर। ठीक है जी, मेरे बेटा दूसरी क्लास का टाइम शुरू हो गया है, ठीक है आज के लिए इतना काफी है, पेपर खत्म हो गया, कल नया पेपर स्टार्ट करेंगे फरवरी मार्च 2018 का, ठीक है इंशाल्लाह।